अस्थायी गवर्नर जनरल के बाद अब हम लोग देखेंगे अस्थायी गवर्नर जनरल के बारे में। जैसा कि अस्थायी गवर्नर जनरल मैंने बताया सर जॉन मैकफर्शन, वहीं अस्थायी गवर्नर जनरल जहां से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन थे, तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद भी जो कि यहाँ पे आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से लिख के डाला है कि सर जॉन सॉर आते हैं, उनका कार्यकाल थोड़ा सही रहता है। मेन उनपे कौन सा पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो वो सारी चीज को यहाँ पे आप लोग देख सकोगे। तो नेक्स्ट आता है अस्थायी के बाद अस्थायी गवर्नर जनरल। जैसा कि आपको लोग कॉर्नवालिस के बारे में, और कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे कि सबसे पहले इसका समय काल आएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहे, तो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी। पुनः ये 1805 में बनते हैं, लेकिन तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे उनका समय काल उतना नहीं गिना जाता है। लेकिन ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल के पद पे कब बने, तो आपको ईस्वी इसका याद करना होगा 1805। वही आपको 1786 से 1793 जहां पे आप लोग को पता होगा कि अस्थायी मतलब कि अस्थायी, ये समय काल आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा 2। बात किया जाए 1793 ईस्वी में, यदि पूछा जाए अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग कितना देना पड़ता था, या यदि आपसे पूछा जाए जमींदारों को भू राजस्व को कंपनी को कितना देना पड़ता था और खुद के पास कितना रखना पड़ता था, तो यदि बात किया जाए कंपनी को, तो कंपनी को वो 90% देते थे, लेकिन खुद जमींदार अपने पास कितना रखते थे, तो 10%। यदि भाग की बात किया जाए, जैसा कि भाग भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, यदि जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व की लगभग कंपनी को कितना देना पड़ता था, 90%। भाग की बात किया जाए तो 10/11 भाग, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जमींदार खुद अपने पास कितना रखते थे, तो 10%। तो ये दोनों पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। वहीं अस्थायी बंदोबस्त का पूछा जाएगा कि कौन से गवर्नर जनरल है जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लाया, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्नवालिस। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त योजना कौन लाया था। यदि आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोगों ने जाना, लेकिन यदि पूछा जाए योजना कौन लाया, तो आपको पता होना चाहिए सर जॉन सॉर। ये नाम आप लोग को, यदि पूछा जाए योजना, बात किया जाए योजना, तो जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए वो 5 प्रांत, जहाँ पे आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। यदि पूछा जाए भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आया है कि भारत में नागरिक सेवा मतलब कि कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना होगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को। वहीं 1805, जैसा कि मैंने इसका 2 समय काल आपको बताया कि कॉर्नवालिस 2 बार बने, तो 1805 में बनते, लेकिन तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे आपको इसका ईस्वी याद करना है कि 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु उसी समय मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा वारेन हेस्टिंग्स, इसके साथ साथ आपने मैकफर्सन के बारे में जाना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जाना। तो अब हम लोग चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिन्होंने योजना लाई स्थायी बंदोबस्त का, तो वही तो सर जॉन सॉर। नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, सर जॉन सॉर। तो इसका 2 चीज यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सबसे पहले इनका समय काल कितना था, तो इनका ज्यादा समय काल नहीं था, 1793 से 98 ईस्वी में था। और अहस्तक्षेप की नीति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो आपको पता होना चाहिए सर जॉन सॉर। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में आप लोग डाल सकते हो। हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन सॉर। तो यहाँ तक रहा सर जॉन सॉर के बारे में। अब बात किया जाए लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो वो भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में गवर्नर जनरल, जैसा कि अभी गवर्नर जनरल वाला टॉपिक हो रहा है, गवर्नर तो आपका कंप्लीट हो चुका है। गवर्नर जनरल के रूप में कब तक इनका पदभार था, मतलब कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1798 से 1805 ईस्वी तक, 1798 से 1805।
मतलब कि दूसरा, जैसे कि 1805 इनका लास्ट था, तो 1805 ब्लेजली के बाद ही आपको वो कॉर्नवालिस अपना पदभार ग्रहण करता है, लेकिन तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे सहायक संधि। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने सहायक पद्धति की नीति अपनाई, तो सहायक जहां पे भी आ जाए आप लोग ब्लेजली मारना, जहां पे अस्थाई आ जाए वहां पे कॉर्नवालिस मारना, जहां अस्थाई आ जाए वहां पे क्या मारना है, मैकफर्सन। और अहस्तक्षेप की नीति जो इसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, तो सर जॉन सॉय। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते, तो वो मैं अभी जस्ट आप लोग को बताऊंगी। तो पहले ये इसने सहायक संधि की पद्धति अपनाई, किसने अपनाई, तो लॉर्ड ब्लेजली ने। वहीं आपको भारत में सहायक संधि का प्रयोग पूछा जाए तो किसने किया था, ब्लेजली ने। लेकिन उससे पूर्व भारत में किसने लगाया था, तो फ्रांसीसी डुप्ले। तो ये भी याद करना है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यहाँ बात किया जा रहा है भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। नेक्स्ट है कि सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से, तो यहाँ पे राज्य आपको याद करना है, राज्य का ईस्वी पूछा जाता है कि सहायक संधि अपनाने वाले राज्य कौन है और वो कब अपनाया। तो बात किया जाए हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी में। इसका ईस्वी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 1798 ईस्वी में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, तंजौर 1799, अवध की बात किया जाए तो 1801, वहीं पेशवा की बात किया जाए तो 1802, बराड़ की 1803 और सिंधिया 1804। जिसे आप अल्फाबेटिकली करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अल्फाबेटिकली हैदराबाद का एच, एम मैसूर का, टी तंजौर का, अवध का ए, पेशवा का पी, बराड़ और भोसले जो दोनों कैसे से आते तो बी, फिर एस, HMTAP। ये ट्रिक 2 से 3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, HMTAP/BS। तो आप लोग कैसे की याद करोगे, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बराड़ भोसले 1803 और सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि अपनाते हैं। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी क्वेश्चन काफी तरह को पूछे जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सेलेक्टेड है कि सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो आपको ये भी पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट आता है कि बंगाल का शेर अपने आप को स्वयं को किसने कहा था, तो ब्लेजली ने ही कहा था बंगाल का शेर। और ये सारे क्वेश्चन आपके काफी अच्छे क्वेश्चन है। वही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत आपको बता दिया जाएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, मतलब टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, जो कि कब होता है 1799 ईस्वी में। तो 1799 की ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन थे, तो जैसा कि मैंने बताया 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक ब्लेजली का शासनकाल था। तो ब्लेजली से आपको एक क्वेश्चन और बनते हैं, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड ब्लेजली के समय में ही हुआ था। फिर ब्लेजली के बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो, जिसका समयकाल 1805 से 7 तक रहा। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि 1805 मतलब ये दोनों के बीच में कौन आते हैं, तो एक गवर्नर जनरल आता है जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कुछ दिनों तक ही रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कौन बन जाता है, सर जॉर्ज बार्लो। जहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनते हैं कि 1806 ईस्वी में बेल्लौर की सिपाही विद्रोह का महत्वपूर्ण कार्यकाल इसी के समय में हुआ था। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि बेल्लौर के विद्रोह जो कि 1806 में, सबसे ज्यादा यहाँ पे ईस्वी पूछा जाता है कि बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में। उस समय कौन गवर्नर जनरल पद पे था, तो सर जॉर्ज बार्लो। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात होगी। यदि बात किया जाए कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का समयकाल क्या है, तो 1807 से 13 ईस्वी तक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जैसा कि आपसे पूछा जाए 4 क्वेश्चन तो हमेशा पूछते हैं। अस्थाई बंदोबस्त पूछा जाए, किसने अपनाया, तो कॉर्नवालिस।
अस्थाई मैकफर्सन, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप अभी जस्ट मैंने बताया था सर जॉन सॉर। आप ट्रिक में सॉर भी लिख सकते हो, इसको कुछ भी बोल सकते हो, सर जॉन सॉर। हस्तक्षेप से आता है सहायक संधि, सहायक संधि की पंक्ति किसने स्टार्ट की? तो ब्लेजली। कौन से ब्लेजली? लॉर्ड ब्लेजली। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे है जो कि वो आपको कहीं ना कहीं हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाए। अस्थाई, अस्थाई, अहस्तक्षेप, सहायक नीति। तो ये क्वेश्चन आप लोग कभी गड़बड़ नहीं करना, इसको आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब मैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ से। तो इतना आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग देखेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। इसके साथ साथ अब हम लोग जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी जानेंगे और हेस्टिंग्स के बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये पता चलेगा किस तरह बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। या फिर आपको बोला जाए कि जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो कि मैंने आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कभी मैं यहाँ पे अभी बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। यदि लॉर्ड मिंटो प्रथम की चर्चा किया जाए कि वहां पे सबसे ज्यादा मतलब फेमस युद्ध क्या था जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जैसे कि अमृतसर की संधि जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है, उसका ईस्वी पूछा जाता है और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, और यदि अमृतसर की संधि हुई तो उसकी मध्यस्थता किसने किया, इसके साथ साथ ही वो किनके बीच हुई। तो ये सारी चीज को मैं यहाँ पे अभी बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि 1813 एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ। 1813 एक्ट के बारे में तो जानोगे ही जानोगे। 1833 का एक्ट किसके कौन सी गवर्नर जनरल के समय में ये पास हुआ। तो ये सारी चीज को मैं बताऊंगी। तो यहाँ से अब लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात चलेगी। तो जैसा कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय काल आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मिंटो प्रथम का गवर्नर काल का गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने 1807 से 1813 ईस्वी, ये ईस्वी आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ये ईस्वी आप लोग याद करना कि लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन होता है तो अमृतसर की संधि जो कब होता है, तो डेट आपको याद करना 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है जो कि रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है। यदि पूछा जाए कि इस संधि की मध्यस्थता कौन कर रहा था तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि प्रेस पर नियंत्रण लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आगे मैं जिक्र करूंगी, लेकिन अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा यदि यहाँ पे ज्यादा जिक्र लंबा करने लगूंगी। तो ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि यदि पूछा जाए कि अमृतसर की संधि का मध्यस्थता कौन कर रहे थे तो चार्ल्स मेटकॉफ। वहीं आप लोग को यहाँ पे समयकाल, जैसा कि गवर्नर जनरल का समयकाल आपको पता है कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का समयकाल कितना है तो 1807 से लेके 13। तो 1813 का चार्टर एक्ट कौन से गवर्नर जनरल के समय में पास होगा तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार किया जा चुका कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी इसी के समय पास हुआ था। किसके समय में तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो प्रथम से दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको जानना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को डाल दिया। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, जैसे कि बेलजेली इंपॉर्टेंट तो था ही जो पिछले आपको स्क्रीनशॉट में मैंने बताया था, वहीं आपको मैं अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बताना चाहूंगी और ये सारे पॉइंट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाता है। मतलब कि इतना दूर से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसके बाद आता है
तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आता है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 था, तो इसका समय काल कब से हो जाएगा, तो 13 से लेके 23, 10 सालों के लिए था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय काल 1813 से 33। वही आंग्ल नेपाल युद्ध, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैसूर युद्ध बताया था, आंग्ल बर्मा युद्ध बताया था, बहुत सारे बताया था। तो अब आई बात आंग्ल नेपाल युद्ध। यदि पूछा जाए कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था और कौन सी गवर्नर जनरल के कारण में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए आंग्ल नेपाल युद्ध का समय काल कब से कब था, तो 1814 से 16 ईस्वी, जो कि वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में हुआ था। वही मार्च 1816 ईस्वी में। यदि पूछा जाए ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध था 1814 से 16, वो कौन सी संधि के तहत इसका अंत किया गया, मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध का कौन से संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए संगोली की संधि, जो कि 1816 ईस्वी में हुई। यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि 1816 ईस्वी में कौन सी संधि हुई, संगोली की संधि हुई। और किसके बीच में हुई, तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और संगोली की संधि ये अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीटेड किया गया कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो 1816 ईस्वी में। और संगोली की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये कौन से युद्ध के तहत समाप्त हुआ था, तो आपको आंग्ल नेपाल युद्ध इसी संधि के तहत समाप्त हुई थी। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन इन्हीं के शासन काल में हुआ था। यदि पूछा जाए पिंडारियों के नेता कौन थे, तो ये नेता का नाम आपको याद करना है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आ चुका है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैम बोल रही है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो जी हाँ, ये हिस्ट्री का पार्ट है। और हिस्ट्री का पार्ट में कौन से गवर्नर जनरल में कौन कौन महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। रही बात मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल और वाइसराय, जहां से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। इससे जो क्वेश्चन छूटता है, जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल। एंशिएंट मेडिएवल से थोड़ा बहुत कम आते हैं, लेकिन मॉडर्न से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और मॉडर्न की बात किया जाए तो मॉडर्न का कम से कम 80% हिस्सा इतना से ही आता है, गवर्नर जनरल और वाइसराय। इसके तहत आपका आधा मॉडर्न समाप्त हो जाता है। जो बचा हुआ अधिवेशन और समझौता होता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक वाला भी क्लासेस करवा दूंगी। तो यदि आप ये क्लासेस कर लेते हो तो यकीन मानो आपका आधा हिस्ट्री मॉडर्न का समाप्त ऐसे ही हो जाएगा। तो अब मैंने इसलिए आपको वो हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखवा डाला है, जो कि आप 1-2 बार इसको रिविजन करोगी तो या फिर किसी नोट में लिख लोगे, तो आने वाले समय में यदि एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी पढ़ लेते हो तो आपका आधा हिस्ट्री का ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पे आ जाओगे। जैसा कि अभी मैंने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको पहले ही सॉल्व हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध का समय काल 1814 से 16, संगोली की संधि के तहत इसका अंत होता है। संगोली की संधि का समय काल पूछा जाए तो 1816। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का नेता कौन था, तो ये नेता भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए तो बासिल मुहम्मद चीतू और करीम खां, ये तीनों नेता किसके थे, तो पिंडारियों के। वही 1822 ईस्वी के, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन सुनना होगा, काश्तकारी आंदोलन, काश्तकारी अधिनियम और या टेरेंसी एक्ट, ये किसके शासन काल में लागू किया गया था, तो 1822 ईस्वी में लागू किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो 1822 के तहत यहाँ पे इनका समय काल समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 23 तक चला, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बाद क्या पूछा जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद, तो यहाँ पे आपको लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ना रहता है। वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते, वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवा डाला। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात किया जाए तो इसका समय काल 1823 से 28 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमहर्स्ट ने अपना कार्यकाल संभाला था। यदि पूछा जाए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन बनते हैं, तो अभी आंग्ल नेपाल युद्ध देखा, तो यहाँ पे आंग्ल बर्मा युद्ध, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि आंग्ल बर्मा युद्ध की बात किया जाए तो आंग्ल बर्मा युद्ध, ये समय काल आपको याद करना होगा, 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया। आंग्ल बर्मा युद्ध की बात किया जाए एमहर्स्ट के समय काल में 1824 से लेकर 26। रही बात की 1824 से ईस्वी और 1826 ईस्वी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यदि 1826 ईस्वी की बात किया जाए तो यान्डबू की संधि होती है, क्या चीज की,
यांडबू की संधि होती है, किसके किसके बीच में होती है? तो बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में होती है, जो कि यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के इसलिए लिख दिया है कि आपको ये दोनों प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 याद हो ही गया। 26 से आपका यांडबू की संधि अंग्रेज और बर्मा के बीच ये हो गया। वही 1824 के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, यदि पूछा जाए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह का समय काल क्या था, तो 1824 ईस्वी। तो यहाँ पे अमोश का शासनकाल समाप्त होता है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों महत्वपूर्ण पार्ट है? जैसा कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कैसे बन जाता है, जो कि 1833 का एक्ट, जैसा कि मैंने 1813 का एक्ट पूछा जाए तो आपको यहाँ पे आना होगा लॉर्ड मिंटो प्रथम में, लेकिन 1833 का एक्ट उसके समय काल से भी आप पकड़ सकते हो। यदि बात किया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका समय काल कब था? तो 1828 से लेकर 1835। तो 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय काल में पास किया जाएगा? तो विलियम बेंटिंग के। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की यदि पूछा जाए क्या विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे या गवर्नर भी थे, तो 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है। आप लोग पढ़े होंगे कि छोटा सा आप लोग पढ़ते होंगे कि ये गवर्नर जनरल 1828 से 35 से, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन को भी ध्यान देना होगा कि 1803 मद्रास का गवर्नर था। वही बात किया जाए 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि किसके समय में पास किया गया था? तो विलियम बेंटिंग के। यदि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय कहलाने लगा, तो भारत का वाइसराय वाला पार्ट मैं बताऊंगी क्योंकि इसके बाद ही आएगा, तो वो पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो अब बात किया जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख डाला है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यदि आप लोग भूल रहे होगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको मैंने बता रखा था कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाए ये भारत का, आपको यही दोनों पॉइंट में आपको ज्यादा उलझाता है। तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता रखी हूँ, तो आप लोग ट्रिक वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। भारत जहाँ पे आ जाए तो गवर्नर जनरल में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल जहाँ पे आ जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग के समय काल में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सती प्रथा की समाप्ति और ठगी प्रथा की समाप्ति। क्योंकि सती प्रथा की बात किया जाए तो उन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में। बात किया जाए ठगी प्रथा क्या होता है? जो डाकू काली माँ की पूजा करके ठग करते थे, तो उनको समाप्त करने का डेट क्या है? तो वो है 1830 ईस्वी में। इसके साथ साथ बात किया जाए उसमें सहायता कौन किया था विलियम बेंटिंग के? कर्नल स्लीमैन। तो मैंने ये भी पॉइंट डाल रखा, और ये दोनों पॉइंट आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर कर्नल स्लीमैन वाला। यदि बात किया जाए 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त हुआ था। सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। यदि पूछा जाए कौन से एक्ट, मतलब धारा कौन सा लगा था, तो धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो मैंने ये भी लिख डाला है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद लिख लेना कि धारा 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। बात किया जाए कि 1829 का तो हो गया सती प्रथा, लेकिन 1830 में क्या होता है? तो ठगी प्रथा को समाप्त किया जाता है। इसमें सहयोग कौन करते? तो कर्नल स्लीमैन करते हैं। वही यहाँ पे राजा राम मोहन राय करते हैं। तो क्या यहीं पे इसकी समय काल समाप्त हो गई थी, मतलब 1830 में ही? तो नहीं, आपको पता है कि 1828 से 1835 इसके बीच और क्या क्या काम हुए? तो शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। वही बात किया जाए हड़प, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, यहाँ पे आप लोग देख लेना, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वही हड़पा था, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कौन कौन से राज्य को कब हड़पा था? तो हड़प नीति तो डलहौजी में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ राज्य हैं जिससे हड़पा गया था। तो यदि बात किया जाए 1831 में, तो मैसूर को,
ये क्वेश्चन भी आपको भूल जाते कि 1831 में मैसूर को कौन से गवर्नर जनरल ने हर पाता, तो 1831 आ जाएगा तो आपको समयकाल के अनुसार गवर्नर जनरल तो ऐसे ही पकड़ लोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि बंगाल के साथ साथ भारत के भी गवर्नर जनरल है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन तो मैं एमसीक्यू में भी डाल दूंगी। वही 1834 ईस्वी में कुर्ग और मध्य केचर, कुर्ग एवं मध्य केचर को भी हड़पे थे। तो यहाँ तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात हुई। थोड़ा सा और पॉइंट इसमें गवर्नर जनरल में बचा है, वो भी मैं अभी लिखवा देती हूँ। इसके बाद फिर आप लोग को वाइसराय वाला पार्ट चलेगा, तो अभी इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं आगे बताती हूँ।